नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा सोशल साइट और मैं हूं आपके साथ में नरेश शरणव। आज हम लोग बात करेंगे सांचौर विधानसभा की। चूँकि विधानसभा के चुनाव है वो बहुत नज़दीक हैं और इस दरमियान राजनीतिक पार्टियां की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। लोगों की जो इच्छा है वो बढ़ने लगी है कि कौन टिकट लाएगा, क्या समीकरण चल रहे हैं। लोग ताज़ा समीकरण जानने के लिए उत्सुक हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ में डिबेट करने के लिए मौजूद हैं भाई ललित पटेल, जो पहले पत्रकार साथी भी हमारे रह चुके हैं और अभी एक सफल व्यवसायी भी हैं और अच्छा खासा राजनीतिक पर इनका अनुभव है सांचौर को लेकर। तो कुछ चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार ललित भाई, हम पहले आपसे बात करेंगे भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर, जो कि परसों की सभा थी। हमने देखा कि वहाँ पर कुछ माहौल था वो अनकंट्रोल की स्थिति में बन गया था। वहाँ पर ऐसी क्या चीज़ें हुई थी, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। बीजेपी ने 4 अलग अलग तरीके से परिवर्तन संकल्प यात्रा, जो पहले वसुंधरा राजे ने निकाली थी, स्वराज संकल्प यात्रा, वहाँ से बीजेपी को बहुत बड़ा परिवर्तन मिला था और राजस्थान में अपनी सरकार भी बनाई थी। तो इस बार भी बीजेपी ने वापस मानस बनाया है कि परिवर्तन यात्रा का रूप दिया है और जगह जगह बीजेपी ने अपनी अपनी यात्राएं निकाली है। वहीं 2 दिन पहले सांचौर यात्रा आई थी, तो यात्रा की जो कैंपेन करने वाले लोग थे, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री थे, चूँकि उनका कार्यक्रम G20 का चल रहा था, तो वो उनका जाना कार्यक्रम की वजह से हो गया। तो उनको कार्यक्रम की जिम्मेवारी राजेंद्र राठौड़ को दी गई थी और उनके साथ बीजेपी के कुछ प्रदेश मंत्री वगैरह साथ में मौजूद थे और स्थानीय सांसद और इनकी कमेटी को परिवर्तन यात्रा की जिम्मेवारी दी गई थी। तो परिवर्तन यात्रा जालोर जिला में जैसे ही आई, तो जालोर से और रानीवाड़ा, सांचौर पहुंची। तो सांचौर में खारा में परिवर्तन यात्रा का स्वागत हुआ। वहाँ पे दानाराम जी, जीवाराम जी, चूँकि साथ में ही थे देवजी पटेल, श्रवण सिंह राव जो जिला अध्यक्ष हैं, और नान सिंह देवल जो आसपास के क्षेत्र के विधायक हैं, वो भी सारे मौजूद थे। परिवर्तन संकल्प यात्रा जैसे ही खारा से रवाना हुई, तो 2-3 जगह पे अपने अपने जो राजनीतिक दल के जो समर्थक होते हैं नेताओं के, उनके समर्थकों द्वारा अलग अलग जगह पे इनका स्वागत समारोह भी रखा गया। तो जैसे ही अरणाएँ आई तो अरणाएँ पे भी स्वागत हुआ। उसके बाद कारोला आई तो कारोला पे भी स्वागत हुआ और डाक बंगले में इनका सबसे बड़ा कार्यक्रम रखा हुआ था, जो कि 3-4 दिन से उसको अलग अलग रूप देने के लिए सहयोजक पार्टी के द्वारा निर्धारित किए गए थे। कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बनाई गई थी और जिला अध्यक्ष जी उसकी खुद की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सहयोग जो थे उनको किस वक्ताओं को बोलना है, क्या करना, पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया था सांचौर विधानसभा क्षेत्र में कि किस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया जाए और परिवर्तन की रैली निकाला जाए। तो उसमें सबसे बड़ी बात देखी जाए तो यही रही कि परिवर्तन यात्रा जैसे ही आई, तो राजनीतिक में क्या होता है कि अपने अपने समर्थक होते हैं, अपने अपने समर्थकों द्वारा किसी भी चीज़ को एक अंदरूनी राजनीतिक तैयार करके गुटबाजी कैसे दिखानी है या नेताओं के सामने अपना वर्चस्व कैसे दिखाना है, तो उनकी वाजिब सी बात है कि वो अपने समर्थक उनके पक्ष में नारे भी लगाते हैं। चूँकि उनके साथ जितने भी नेता होते हैं तो वो भी किसी न किसी पक्षकार की इंटरफेयर करने वाले भी होते हैं। तो उसमें प्रमुख परिवर्तन यात्रा के जो वक्ता थे वो राजेंद्र जी राठौड़ थे और जैसे ही परिवर्तन यात्रा डाक बंगले के अंदर जो इनका कार्यक्रम सभा रखी गई थी, शाम की सभा, उसमें एंटर हुए, तो जीवाराम जी के जो समर्थक थे वो वहाँ ज़्यादा थे, यानी नारेबाजी में। बाकी जो भीड़ जो बुलाई गई थी उसमें काफ़ी गांवों के अंदर गाड़ियाँ भेजना, भीड़ को जुटाना, एक रूपरेखा बनाना, उसमें कहीं ना कहीं दानाराम जी और जो रावत सिंह जी जिसके प्रभारी बनाए गए थे वो अच्छे से उनकी कैंपेन करते थे। पर पूरा कार्यक्रम था ना, वो पूरा कार्यक्रम एक तरीके से हाईजैक हो गया था। जैसे ही राजेंद्र राठौड़ के आने का हुआ तो राजेंद्र राठौड़ के सामने नारे लगाने शुरू कर दिए। तो उसमें वैन के अंदर ना राजेंद्र राठौड़ थे, देवजी पटेल थे, तो देवजी पटेल के भी साथ में ऐसे कुछ कार्यकर्ता थे जो किसी व्यक्ति के समर्थित थे, तो उनके कानों में जा जाके जोर जोर से चिल्ला के भी नारे लगाने शुरू कर दिए कि जीवाराम जिंदाबाद या बीजेपी जिंदाबाद। तो कहीं ना कहीं वो जैसे ही मंच पे चढ़े ना, तो उनको ऐसा लगा कि ये पार्टी में अनुशासनहीनता की दृष्टि से देखा जाए। तो उन्होंने मंच पे आते ही अपनी भड़ास निकाली माइक लेके। आपने भी देखा होगा कि भाई इस तरीके से आप
कह रहे हो ये अच्छा नहीं है, और उन्होंने एकदम देवजी पटेल ने सही तो कहा ना कि इस तरह करना कहाँ उचित है। पर राजनीतिक में ये जाहिर सी बात है कि जो अपने अपने समर्थक होते हैं ना, नेताओं के, समर्थक यहाँ कोई शक्ति प्रदर्शन थोड़ी करना था, ये तो एक बीजेपी पार्टी का प्रोग्राम था। इसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो, उनको आप आगे दिखाने के लिए सारी चीजें कर रहे हो, ये तो गलत है ना, कहाँ तक उचित है। पर कहीं ना कहीं मेरे जानकारी में था कि जीवाराम जी के कुछ समर्थक थे, वो जयपुर गए थे, यहाँ से गाड़ियाँ लेके, बस लेके वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे इनको संगठन के ऑफिस में भी गए थे, तो वहाँ इनको एक ही चीज़ कही थी कि आप फील्ड में रहिए, और फील्ड में जो चीज़ होगी या फील्ड से जो डाटा हमारे पास आएगा या वहाँ के जो लोग बोलेंगे वही फाइनल होगा। यहाँ प्रदेश के या बीजेपी कार्यालय के चक्कर लगाने से कोई मतलब नहीं। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि भाई जो ये परिवर्तन यात्रा आ रही है, यहीं से ऐसा कोई फीडबैक जाएगा जो अपने पक्ष में रहेगा। तो उन्होंने अपने स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया और शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की कहीं ना कहीं। इस कार्यक्रम में दानाराम चौधरी की क्या भूमिका थी, वो कहाँ तक थे? दानाराम जी चौधरी का ही ऐसा नहीं है, वो पार्टी के पूर्व प्रत्याशी थे, तो उनके जाहिर सी बात है कि उनके नेतृत्व में ही परिवर्तन यात्रा थी। जीवाराम जी निर्दलीय चुनाव लड़े थे और पार्टी ने उनको रेस्टिकेट भी कर दिया था कि उनके नसीब भी अच्छे बात जो लोकसभा चुनाव आ गया। देवजी पटेल को उनकी ज़रूरत थी समर्थकों के साथ में, तो रविंदर सिंह जी बालावत जिलाध्यक्ष जी थे, तो वो एक पूरा एक प्लान, उस टाइम का जो माहौल था वो उनके पक्ष में बन के उनकी वापस एंट्री हो गई। तो उनके लिए वो चीज़ मायने रख के इन्होंने वापस बीजेपी के साथ दावेदारी करने की प्लानिंग की कि भाई बीजेपी इस बार टिकट देती है तो मैं भी दावेदारी करता हूँ। बाकी दानाराम जी पूर्व पार्टी के प्रत्याशी है, तो कार्यक्रम उनकी निर्देशता में हुआ था। ऐसा नहीं है कि नहीं, परिवर्तन रैली निकाली गई थी तो उनकी तरफ से गाड़ियाँ गई थी गाँव में, लोगों को कैसे बुलाना है, उनकी वहाँ व्यवस्थाएं वगैरह, वो सारी चीज़ें की थी। जीवाराम को हल्के में लेना भाजपा के लिए नुकसानदायी तो है ना? हाँ, वो बात मानते हैं कि उनके कम से कम आज भी ज़्यादा तो नहीं कह सकते, 15,000 से लगा के 20-22,000 तक लोग हैं जो उनको एकदम खास के रूप में देखते हैं। वो एक पार्टी की भूमिका होती है, तो निर्दलीय या ऐसी कोई रूपरेखा बनती है। पिछली बार भी तो अच्छे खासे वोट लिए थे निर्दलीय में। देखो, पिछली बार जो चुनाव लड़ा गया था उसमें दानाराम जी एक नया चेहरा था। अभी क्या सीख लिए, अभी क्या कुछ नया सीखे हैं? हाँ, नया तो देखो ऐसा है कि राजनीतिक में एक अशोक गहलोत जी का डायलॉग है कि जितनी रगड़ाई होती है ना उतना उसको अनुभव मिलता है। तो उन्होंने 5 साल जनता के बीच में गए हैं, गांव ढाणी सब जगह लोगों को पहचानने लगे हैं, लोग किस तरीके से होते हैं, समस्याएं लेके आते हैं, उनके बीच में जाना, शादी समारोह में जाना, तो अनुभव तो कहीं ना कहीं आता ही है। फिर सभाएं करते हैं पार्टी की, तो उसमें भी तो बोलना वगैरह सारी चीज़ें, गुटबाजी देखना सीखना, तो वो वहाँ से परिपक्व हो जाता है। तो 5 साल में अच्छी खासी राजनीति उन्होंने सीखी है। मंच पर क्या झगड़ा हुआ था उस दौरान? मंच पे तो क्या है कि मैंने जहाँ तक देखा है कि वहाँ पे जो संयोजक थे उनकी कुछ पास सिस्टम बनाया था। तो पास सिस्टम में वही कुछ कार्यकर्ता थे, वो अपने 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 समर्थक में उनको ऐसा लगता है कि हम पीछे से आवाज़ देंगे या हाथ खड़े करेंगे, जिससे ऐसा लगेगा कि भाई हमारे सामने जितने भी लोग देख रहे हैं वो जयकारे लगाएंगे। ऐसे कुछ लोग काफ़ी है। मंच इनका अव्यवस्थित था, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि हमने जब ये बिशनगढ़ से इसकी एंट्री हुई थी जालौर में, उससे लगा के और सांचौर तक हमने इस पूरे परिवर्तन यात्रा को फॉलो किया था। तो उस दरमियान हमने देखा कि जहाँ जहाँ सभाएं हुई ना, वहाँ मंच का प्रोटोकॉल था। जितने मंच पर लोग जो होने चाहिए उतने ही थे। हाँ, नो डाउट सांचौर की जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा थी बाकी के मुकाबले। और ओवरऑल बात करें तो राजस्थान प्रदेश में भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था। राजेंद्र राठौड़ अच्छे प्रोजेक्ट हुए वहाँ पर, लेकिन आपका जो मंच था भाजपा का, वो कहीं ना कहीं सांचौर का मंच बहुत ही मतलब डिफिकल्ट का टाइप का था। मतलब इतना अप्रभावित, यानी कि उसको नेता जब राजेंद्र राठौड़ बोल रहे हैं तो पीछे 50 लोग खड़े हैं। ये कहाँ तक संभव है? मंच में ऐसा हुआ है कि जहाँ तक मैंने वहाँ सभा में मैं जैसे ही कार्यक्रम में गया था तो मैंने 2 चीज़ों को देखा था कि कौन वक्ता बोलेगा, उसकी क्या रूपरेखा है। तो वहाँ 2 धड़ों में वक्ताओं की लिस्ट बन रही थी, एक दूसरे में कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो कैसे बोलेगा, वो कैसे बोलेगा। वही कहीं ना कहीं बड़ा इश्यू पॉइंट रहा। और दूसरा क्या था कि वहाँ जो लोग थे ना, वो लोग
वो चाहते थे कि हम यहाँ शक्ति प्रदर्शन करने आए। उनकी पूरी प्लानिंग एक शक्ति प्रदर्शन की थी। तो शक्ति प्रदर्शन में क्या होता है कि मंच पे या वहाँ चीज़ें इनको दिखाने के लिए अच्छा नहीं लगता, वो एक पार्टी के लिए अच्छा मैसेज भी नहीं था। राजेंद्र राठौड़ पीछे खड़े हैं, मंच पे भाषण दे रहे हैं, पीछे से नारे लगा रहे हैं, और नारे भी मैंने जहाँ तक देखा है ना पार्टी में, वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नहीं लगाए जाते। जो नेता होते हैं कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद या बीजेपी जिंदाबाद, या जो पर्सन आता है कि जैसे राजेंद्र राठौड़ आए थे तो उनको राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद या ऐसे नारे लगने चाहिए। व्यक्ति विशेष के नारे लगते हैं ना तो वहाँ कंट्रोवर्सी पैदा होती है। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। चूंकि जब रानीवाड़ा में ये सभा हो रही थी उस दरमियान नैन सिंह देवल के कुछ समर्थक थे जो नैन सिंह देवल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो उस दरमियान नैन सिंह देवल ने खुद ने खड़े होकर कहा कि भाई यहाँ ये पार्टी का प्रोग्राम है, केवल आप पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा सकते हो। उस समय राजेंद्र गहलोत थे जो इसके पूरे संयोजक हैं, वो भी बढ़ गए थे। तो यहाँ पर दानाराम चौधरी नहीं, जीवाराम चौधरी को खड़ा होके इनके समर्थकों को कहना चाहिए कि भाई आप लोग ये मत करिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मौन स्वीकृति थी, या मानते हैं? हाँ, उनके चेहरे पे जो जैसे जो लोग बोल रहे थे, जैसे युवा एक साइड रथ आया और जो जोर जोर से नारे लगा रहे थे, कर रहे थे, पीछे से लगा रहे थे, साइडों से लगा रहे थे, तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट जैसी हो रही थी। हर बार वो अंदर के अंदर मुस्कुरा रहे थे। तो कहीं ना कहीं नेताओं की प्लानिंग के बिना या उनके इशारों के बिना अपने समर्थक नारे लगाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और वहाँ मंच से बार बार कहा जाता था, जो मंच के वक्ता थे या मंच के जो बोलने वाले थे, उन्होंने बार बार निवेदन किया कि ये पार्टी का कार्यक्रम है, पार्टी की गाइडलाइन के अनुरूप हो रहा है, तो पार्टी के नारे लगाए जाए, व्यक्ति विशेष नारे न लगाए जाए। फिर भी बार बार लगाए जा रहे थे व्यक्ति विशेष के नारे, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज भी नहीं है। एक बात यह है कि देवजी पटेल का जो रुख है वो दानाराम की तरफ है, ये सब लोग जानते हैं, अमूमन सारे लोग जानते हैं, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी का तो चलो पार्टी को लेकर संघर्ष है, फिर देवजी पटेल का भी थोड़ा बहुत उनको थोड़ा सपोर्ट है, लेकिन देवजी पटेल और सरवण सिंह राव के बीच में क्या है? वो मतलब सरवण सिंह राव को बार बार टोक रहे थे बोलने से। अब देवजी पटेल, क्या देवजी पटेल ही सुपर हीरो है सांचौर की? अब देखिए, वो एक सांसद है और सरवण सिंह जी राव है ना, वो एक ऐसे व्यक्ति है, इन्होंने बीजेपी में आने के बाद एक ऐसी छवि बनाई है पार्टी के प्रति, और पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी है। और बीजेपी जो प्रदेश का कार्यालय है वहाँ पे भी छाप है। इन्होंने जिलाध्यक्ष रहते हुए पार्टी के जो जितने भी छोटे विस्तार स्तर, बूथ स्तर के जो छोटे कार्यक्रम होते हैं, पार्टी लेवल की जो गाइडलाइन के कार्यक्रम होते हैं, इनको पन्ना प्रमुख बनाना हो, जैसे पार्टी के अंदरूनी जो व्यवस्थाएं होती है, उसमें कहीं ना कहीं जो राजस्थान के जिले हैं ना, उसमें टॉप लेवल पे सरवण सिंह राव का नाम आता है। और विपक्ष में अगर जैसे देखा जाए ना कि रेके कोई जिला अध्यक्ष संघर्ष करके या पार्टी को मजबूत कर रहा है, तो उसमें भी सरवण सिंह राव कहीं ना कहीं कामयाब हासिल की है। संघ में किसकी अच्छी पकड़ है, जीवाराम की या दानाराम की? अब संघ का मैटर आता है ना, तो संघ के मामले में मैंने जहाँ तक देखा है वहाँ पर जिलाध्यक्ष जी जो सरवण सिंह राव है, उनकी खुद की एक तो अच्छी पकड़ है। वो संघ के कार्यकर्ता लोग वगैरह उनके इर्द गिर्द दिखते हैं, या वो भी संघ की अच्छी बात करते हैं। फिर देवजी पटेल की बात आती है तो उनके बड़े भाई साहब है मफतलाल जी, वो कहीं ना कहीं संघ के लोगों के बीच में ज़्यादा होते हैं। फिर आपको पता हो देवराज जी जो एमपी साहब के पूर्व पीए थे, जो टीचर थे, वो भी संघ में अपनी अच्छी पकड़ थे। मतलब उन्होंने ऐसा ले लिया क्या? ऐसा अभी बताया जा रहा है कि इन्होंने दावेदारी पेश की थी, तो एक माहौल बनाने की कोशिश हुई थी कि इन्होंने वीआरएस ले लिया है, बट चूंकि अभी तक अपन ने कंफर्मेशन इनसे पर्टिकुलरली किया नहीं है तो कह नहीं सकते। और उसका रीजन ये है कि इनको अभी कोई इनका शिक्षकों का संघ है उसमें वापस जिलाध्यक्ष बनाया, तब वो चीज़ क्रॉस हो गई कि उन्होंने वीआरएस नहीं लिया है ऐसा। अच्छा, प्रदेश और सेंट्रल में जो भाजपा का जो संगठन है उसमें दानाराम की और जीवाराम की कोई पकड़ है दोनों की? वहाँ वो चीज़ सबसे बड़ी देखी जा सकती है कि दानाराम जी को गुजरात चुनावों में मैंने वहाँ पे रहते हुए देखा था। इनके जो पार्टी के जो चुनाव समिति के जो है नारायण पंचारिया करके, उनकी टीम के अंदर ही दानाराम जी 8 विधानसभाओं में काम कर रहे थे। और अमित शाह जो गृह मंत्री है उनको खुद को मॉनिटरिंग करते थे, नारायण पंचारिया को रिपोर्ट करना 8 विधानसभाओं की, और वो डायरेक्टली अमित शाह से बात करके वहाँ के जो भी फीडबैक होता था तो वो फीडबैक देते थे। तो उनका, और दूसरे वो गुजरात में थे तो वो कई बार वहाँ नरेंद्र मोदी से भी मिले, वो बिजनेसमैन थे, तो उनका रूटीन का जो बिल्डर लाइन का या जो रहता था कंसेक्ट, वो नेताओं के साथ ज़्यादा रहता था। पर पिछले चुनाव में उनका हरस सिंह भी जो गुजरात के गृह मंत्री है, उनकी भी विधानसभा में वो लोग गए थे, सभाएं की थी। सरवण सिंह राव ने भी वहाँ सभाएं की थी। क्योंकि जीवाराम जी की सभा मैंने
एक ही जगह देखी थी जो थराद विधानसभा क्षेत्र में ही थी, और दूसरे डीसा विधानसभा क्षेत्र में फॉर्म भर रहे थे, वहां गए थे। बाकी कहीं वो इतना इंटरफेयर यानी राजनीतिक में देखा जाए वो नहीं था। तो गुजरात में उनकी अच्छी पकड़ होने की वजह से उनकी सेंटर में दानाराम की अच्छी पकड़ है। और प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में जीवाराम जी 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि सारे पूर्व विधायक या पार्टी के जो भी पदाधिकारी है तो विधायक होते हैं, उनको ऑफिशियली जानते हैं, उनका वहाँ बैठना उठना होता है, पार्टी की मीटिंगों में जाना आना रहता है। तो प्रदेश में उनकी भी अच्छी पकड़ है। और बीजेपी के संघ की बात करें तो संघ में तो शरण सिंह राव की पकड़ है, उसमें कोई नो डाउट कहने की बात ही नहीं है। और देवजी पटेल है, वो भी आपको पता है कि केंद्र से हैं, सांसद भी है 3 बार कंटिन्यू, तो उस समय भी सांसद थे जहाँ बीजेपी की राजस्थान में 4 सीटें थी। तो उनका भी कहीं ना कहीं पार्टी लाइन में और पार्टी में अच्छी पकड़ बना रखी थी। उस टाइम वसुंधरा सीएम थी, उनका बेटा सांसद था, तो 4 सांसद थे, तो 4 सांसदों के साथ मीटिंग करना, ड्रिंक करना, और हर बार होता है तो उनकी अच्छी पहचान हो जाती है। आपने बताया कि नारायण पंचारिया से दानाराम चौधरी की अच्छी पहचान है, उनके साथ में काम किया है, तो मात्र पहचान से या साथ में काम करने से टिकट मिल जाती है? अगर ऐसा देखा जाए तो मेरे भी 3-4 नेता है जो पहचान वाले हैं, तो अगर आप कहें तो मैं भी ट्राई कर लूँ, क्या पता मेरे को भी टिकट मिल जाए। ऐसी पहचान अगर हो। आपने दूसरा कहा कि जीवाराम की प्रदेश में वो एमएलए रहे हैं, जैसे कि राजेंद्र राठौड़ उनके अच्छे नजदीकी माने जाते हैं। हाँ, तो केवल मात्र राजेंद्र राठौड़ के अच्छे पहचान होने से टिकट नहीं मिलती है, ये आप बात मानते हैं? देखो, संगठन में रह के उन्होंने एक अनुशासन तरीके से काम किया है वहाँ गुजरात में, और पार्टी की जिम्मेवारी लेके काम करना, पार्टी की एक मॉनिटरिंग तरीके से काम करना, पार्टी का एक कार्यकर्ता बन के काम करना, ये पार्टी की गाइडलाइन में कहीं ना कहीं उसको बड़े लेवल पे ले जाने का एक प्रोजेक्ट तरीका होता है। जैसे आपको पता है परिवर्तन यात्रा यहाँ से निकली, उसके बाद इनको पाली और सोजत 2 विधानसभा का संयोजक बनाया दानाराम चौधरी को, तो वो भी उनके लिए बड़ी बात है। उसका रीजन है वहाँ जो वक्ता है वो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम हैं, तो वो भी एक कहीं ना कहीं उनको जिम्मेवारी जो मिलती है और पार्टी में अनुशासित तरीके से रह के जिम्मेवारी का निभान करते हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं को मौका देती है। ये आपका देसी और मारवाड़ा क्या चक्कर है? ये एक समाज स्तर में होता है, ये कोई ज्यादा ऐसा कोई खास ये अभी मुझे लग रहा है कि जीवाराम की टिकट काटकर दानाराम को टिकट देने के बाद में देसी और मारवाड़ी वाला ये फफूंद बाहर निकला, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, यही पर्टिकुलर कह सकते हैं, मुझे भी पता नहीं था, ऑफिशियली बात है। आप कैसे हो? अब वो समाज मैं नहीं बता सकता हूँ। उसका रीजन है कि मैं आज दिन तक मैंने कभी जाति या कम्युनिटी का जिक्र कहीं किया ही नहीं। मैं मेरे नाम के पीछे भी गांव का नाम लगाता हूँ, मैं कभी जाति या ऐसे बात करना। संख्या ज्यादा किसकी है, मारवाड़ी की है या देसी की है? अब वो चौधरी 46-45 के बीच में इनकी वोट बैंक है अच्छी। मैं कह रहा हूँ कि देसी के कितने, मारवाड़ी के कितने? वो पर्टिकुलरली तो ऐसा अपन वोटर लिस्ट लेके कोई बैठे नहीं है कि किन किन गांवों में है, जैसे काफी गांव है। आपके अंदरूनी तो चलता होगा ना कि भाई देखो वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग 20,000, आप भी कहते होंगे, जैसे मान लो देसी वाले कह रहे हैं कि 20,000 है, तो फिर मारवाड़ी भी कहते होंगे कि हम भी 10,000 है। देखो आपके आते हैं, ऐसा कुछ ऐसा कहना एक अलग चीज हो जाती है और प्रैक्टिकली अलग चीज हो जाती है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो सरपंच चुनाव थे वो देखिए, उसमें अलग अलग जातों के लोगों को प्रभाव सरपंचों में वोट बैंकों में मिला है। ठीक है, पुरोहितों के जैसे वोट बैंक है तो वहाँ चौधरियों ने सपोर्ट किया है, तो वहाँ ऐसा नहीं देखा गया है कि ये देसी है या वो है या वो है। वो सब चीज़ें एक बोलने में लोगों के जो माहौल होता है ना, नेताओं का माहौल बनाने, उसमें अच्छी लगती है। ये मेरे हिसाब से एक जो होता है ना विपक्ष के लोग, उनकी तरफ से ये एक माहौल बनाने का एक तरीका होता है। बाकी कोई खास ऐसा रीजनली वो सब्जेक्ट नहीं चलता। वर्तमान विधायक सुखराम बिश्नोई जो कि राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर जिस तरह शहर के अंदर जो सार्वजनिक काम की बात करें तो एक स्मृति वन उद्यान बनाया, जो एक सांचौर के लिए बहुत ही आने वाले समय के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। उसके बाद में फिर यह जो जिला हेडक्वार्टर बना है, उसके अलावा भी कई सारे काम्स हैं, तो क्या उसका प्रभाव आने वाले चुनाव में रहेगा? जनता सुखराम जी ने जो मंत्री बनने के बाद जो जैसे काम किए हैं, काम नो डाउट उनको स्मृति वन, उनका एक फेस प्रोजेक्ट सांचौर सिटी के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। जिला बनाया, वो भी एक बहुत शानदार तोहफा है। आज़ादी का मतलब अमृत महोत्सव जो मना रहा है देश 75 साल, उस तरीके से सांचौर वासियों के लिए वो बहुत बड़ा तोहफा है। सांचौर में इन्होंने विकास की बात करें तो स्कूलें कर्मोन्नत करवाई है। शिक्षा के क्षेत्र में वो आज दिन तक के किसी विधायक ने इतनी
तरीके से देखना, शिक्षा पे या स्वास्थ्य पे लोगों के या पर्यावरण पे फोकस करना, ये किसी एमएलए का अभी तक का प्रोजेक्ट नहीं रहा है। इन्होंने वकील थे तो इनका अनुभव भी था, इनके पास अच्छा मंत्रालय भी था, तो इन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें की है। और मंत्री रहते हुए जहाँ तक देखा जाए ना तो विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्योंकि देखा जाए ना तो कम्युनिटी के हिसाब से वोट बैंक भी ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात होती है ना कि हर व्यक्ति को संतुष्ट करके भेजना। आप और हमारे बीच में किसी चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी हो गया, कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा हो गया, तो आपके साथ अगर सुखराम जी दिख गए तो मैं सुखराम जी से नाराज़ हो जाऊँगा व्यक्तिगत। तो मैं नाराज़ हो गया तो कम से कम मेरे पीछे 50-100 समर्थक हैं, वो भी सुखराम जी की नेगेटिव बात करेंगे। तो आपकी पर्टिकुलरली जाति के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया है कि सुखराम जी किसी का काम व्यक्तिगत कर देते थे या उनका सार्वजनिक समाज के दबाव में काम कर देते, तो उसके भले सामने वाले हिस्से में 200 लोग भी हो बट वो नाराज हो जाते। तो वो 4 साल में नाराज होते होते उसका ग्राफ बढ़ता ही गया। फिर रही बात जिले की रही, तो जिले के सेम डे इतनी बड़ी घटना हो गई, तो लोगों में कहीं न कहीं एक चीज़ घुस गई है कि यार ये विकास ये कोई मैटर नहीं करता है, लोगों को शांति से चाहिए। शांति तो है, क्या दिक्कत क्या है? देखो, पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का मैटर देखा जाए तो यहाँ शराब की दुकानें आप देख लीजिए, रात भर खुली रहती है। इस पर ये विपक्ष के नेता बोलते क्यों नहीं है? मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देवजी पटेल भी हैं, भाजपा के जिलाध्यक्ष शरण सिंह राव भी हैं। अगर ये लोग कहते हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ पर इस तरह के क्राइम्स होते हैं, मैं भी मानता हूँ कि होते हैं, लेकिन इसके लिए विपक्ष 4 साल 4.5 साल तक चुप रहता है, और जैसे चुनाव आते हैं ये लोग मैदान में आ गए तो कहीं ना कहीं जनता के साथ तो दोनों धोखा कर रहे हैं ना, पक्ष और विपक्ष। जनता अगर ऐसा सोचती है ना कि कोई विपक्ष है वो अपनी बात रखेगी, उस बात को मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि कोई भी नेता होगा वो किसी मंत्री से या सरकार की जो मौजूद एमएलए होगा उससे 4 साल के लिए पंगा नहीं लेगा, क्योंकि प्रशासन उसके अंडरटेकिंग में होता है और नेताओं की रोज जरूरत पड़ती है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने समर्थकों के लिए। तो कहीं ना कहीं चीज़ देखी जाए ना तो ये इन लोगों ने विपक्ष की जो सांचौर में जो भूमिका होनी चाहिए ना वो बिल्कुल फेलियर थी। इसमें कोई कहने की बात नहीं, चाहे उसमें एमपी साहब हो, चाहे शरण सिंह राव हो, चाहे दानाराम हो, चाहे जीवाराम हो, चाहे अन्य कोई कार्यकर्ता हो, विपक्ष की बात के मामले में बिल्कुल ही उनका फेलियर था। उनको समय समय पे एमडी 4 रास्ते से लगा के सब जगह इतना हो रहा है, स्मैक हो रही है, दारू हो रहा है, लोग को चलना करना, ये गोलीकांड, लोगों के घरों में ये संसाधन आना, ये कहाँ से आ रहे? अभी कुछ दिन पहले एक मामला था सरपंच को लेकर, सरपंच और वीडियो के बीच का मामला था। उस मामले को दानाराम चौधरी, जीवाराम चौधरी और भी भाजपा के नेता थे, यहाँ तक कि व्यापार संघ के जो अध्यक्ष हैं वो भी उसमें शामिल हुए थे, पर्टिकुलर समाज को टारगेट किया। और मतलब कि सांचौर की राजनीति में ये पहली बार हुआ है कि एक सीनियर नेता है, राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये जो राजनीतिक छवि सांचौर की बनाई जा रही है, ये आने वाले समय के लिए सही है क्या? नहीं, समय के लिए तो सही नहीं कह सकते, बट जातियों में जो आपस में ये भेद, ये भाईचारा खत्म होना, ये मतलब आने वाले समय के लिए घातक चीज़ है। बट कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो ये चीज़ें होने का रीज़न है ना, वो एक ही रीज़न है कि पर्टिकुलरली मंत्री साहब को या अपने जो बेटे हैं उनको हर जगह इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कोई भी बड़ी कम्युनिटी है या बड़ा कोई भी जो समाज का संगठन है, उनके साथ तालमेल बिठाना चाहिए, उनके साथ उनको चर्चा करनी चाहिए, उसके कुछ पॉइंट है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरी जाति का एक कोई ग्राम सेवक या मेरी जाति का कोई है और मैं उसको खासम खास मानते हुए मैं अगर किसी बड़ी कम्युनिटी को साइड आउट करता हूँ तो वो सफल राजनीतिक का वक्ता नहीं माना जाता। एक सरपंच है, वो एक सरपंच होता है, वो किसी जाति का नहीं होता, वो पूरे गाँव का होता है। एक ग्राम विकास अधिकारी होता है, वो किसी समाज का नहीं होता है, वो अपने खुद का होता है या फिर उसी पंचायत का होता है। तो उसके अंदर आप अगर किसी जाति को इन्वॉल्व कर रहे हो, ये कहाँ तक सही है? वहां पर मतलब एक जाति विशेष को लेकर वो देखो ये जो फैला रहे हैं ना, ये समय के लिए देखो है, पर पार्टियां भी कहीं ना कहीं देखिए ना, सांचौर में कांग्रेस की टिकट देनी है तो बिश्नोइयों को देनी है, भाजपा की टिकट देनी है तो पुरोहितों को देनी है या चौधरियों को देनी है, या अन्य जो चौधरी पुरोहितों को कहाँ दे रहे हैं? जगह छोड़ रहे हैं क्या चौधरी? नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी में सबको साथ लेके चलना है। जैसे पुरोहित वोट बैंक है तो प्रधान बने हैं तो वो पार्टी से ही तो बने हैं ना। एक बात बताइए, देवासी समाज का इस बार का रुख किस तरफ रहेगा?
हाँ, ये जो लक्ष्मण देवासी का जो प्रकरण हुआ, उसके घटना बाद का जो प्रकरण हुआ है, उसके बाद अंदरूनी बात जो होती है ना, वो ये है कि समाज में पूरी तरीके से रोष है। वहां पर रतन देवासी उस पूरी भीड़ को नियंत्रित कर रहे थे, बोल रहे थे, उनको संबोधित कर रहे थे। उस समय राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई चुप थे। उनकी चुप्पी क्या उनका नुकसान का कारण नहीं बनी है? बनती है ना। उसके बाद का जो माहौल, अब वो मंत्री है सरकार में, और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएं वगैरह, अब पुलिस प्रशासन को कैसे टैकल करना, लगाना करना, वो सब चूंकि उनका ही काम रहता है। भाई अगर मैं यहाँ का एमएलए हूँ या आप एमएलए हो, तो आपको बिना पूछे हुए आपकी सरकार कभी किसी प्रशासनिक अधिकारी को वहां नहीं लगाती है। सबसे बड़ी बात है। और उनको भी पता है, जाहिर सी बात है, कि सुखराम जी का प्रशासन है, उनके कहने पे कलेक्टर लगना, एसपी लगना, थानेदार लगना, बीडीओ लगना, ग्राम सेवक लगना, वो किसी पर्टिकुलरी जाति के लोगों को टारगेट करता है या किसी जाति के लोगों को ही किसी चीज को इन्वॉल्वमेंट करके उनको परेशान करना, तो वो फिर उस व्यक्ति के लिए, चाहे वो कितना ही बड़ा मंत्री हो, संतरी हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, उसके लिए वो नुकसानदायक साबित हो जाता है। आखिरी सवाल करते हैं और इस डिबेट को खत्म करते हैं। जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है किसी अन्य कम्युनिटी का, तो भाजपा के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। आज की बात करें तो एक आज मामला था, आज से 70 दिन पहले एक घटनाक्रम हुआ था। सामाजिक कार्यक्रम के अंदर गोली मारी गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसके कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। उसको लेकर समाज विशेष के लोग आए थे। इस धरने के अंदर भाजपा के दोनों नेता शामिल नहीं हुए। क्या ये हो गया कि मतलब जो अगर बिश्नोई कम्युनिटी के लोग धरना दे रहे हैं तो उसके धरने में नहीं जाना है, या फिर चौधरी समाज के धरना दे रहे हैं तो फिर वहां पर कांग्रेस के नेता नहीं जाएंगे? क्या ये परंपरा सही है? ये परंपरा सुखराम जी ने ही निकाली है। कब किसने निकाली? सुखराम जी जहाँ भी किसी भी समाज की तरफ से या कोई ज्ञापन या ऐसी कोई व्यवस्थाएं होती थी, वहां चले जाते थे। वो आपको पता है, एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वीडियो रावत सिंह जी का, आपने भी देखा होगा कि मंत्री साहब के बेटे चले जाते हैं, अब पार्टी छोड़ो और बात करो। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनको भी सिखाया है, तो वो लोग भी हर जगह आ रहे हैं। नहीं तो फिर इसमें क्यों नहीं आ रहे? मेरा सवाल ये है कि आज जहाँ तक मुझे जानकारी है तो देवजी पटेल भी यहाँ नहीं थे, और दानाराम जी भी पाली उनको संयोजक बनाया, तो वो, और जीवाराम जी का मुझे इतना पता नहीं है। बाकी समाज का चाहे किसी भी का मैटर हो, चाहे मेरा तो ये प्रैक्टिकली मानना है कि एक व्यक्ति अगर है और उसका कोई साथ नहीं दे रहा, अगर वो व्यक्ति सच्चा है, तो उसका साथ किसी नेता को या किसी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को देना चाहिए, ताकि वहां से एक नई मुहिम शुरू हो और समाज के लोगों में कहीं ना कहीं जो न्याय की बात होती है उस पर विश्वास होता है। बिल्कुल। तो साथियों, हमने आज सांचौर विधानसभा के कुछ मुद्दों पर हमने बात की, चुनाव को लेकर राजनीतिक मसलों पर बात की। हमारी समझ के अनुसार हमने दोनों ने बात की। हो सकता है कि आप हमारी बात से संतुष्ट ना हो सकता है कि हमारा जो ज्ञान था उससे आगे का आपके पास ज्ञान हो, लेकिन हमने हमारे लेवल की बात की। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, और हम अगले एपिसोड में अन्य मुद्दों पर आपके साथ में शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।